इस कहानी में खून, रहस्य और अजीब घटनाओं का विवरण है। कमजोर दिल वालों और छोटे बच्चों के लिए यह कहानी उपयुक्त नहीं है। देखने से पहले जान लें, यह कहानी आपके मन में डर की परछाइयां छोड़ सकती है। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक है, लेकिन इनके पीछे छिपा डर वह आपके साथ रह सकता है। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो ही इसे देखें, क्योंकि कभी-कभी डर सिर्फ कहानी में नहीं होता, वो आपके आसपास भी हो सकता है। बारिश की वो रात कुछ ज्यादा ही स्याह थी। गांव से दूर पुराने किले के पीछे की पगडंडी पर एक लड़का आरव अपनी साइकिल को धक्का देता हुआ चल रहा था। टायर कीचड़ में धंस चुके थे और टॉर्च की मध्यम रोशनी मुश्किल से 4 कदम आगे तक ही दिखा पा रही थी। आरव को नहीं पता था कि उसने उस रास्ते को क्यों चुना था। मां ने मना किया था, पुराने किले के पीछे मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। पर दोस्तों की शर्त थी, हिम्मत दिखानी थी। पगडंडी के अंत में एक टूटा फूटा बरामदा नजर आया। पुराने स्कूल जैसा ढांचा जिसकी दीवारें काई से भरी थीं। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें जंग खा चुकी थीं। आरव ने टॉर्च की रोशनी से अंदर झांका। वहां कुछ था, धूल भरी अलमारी, बेंचें और एक मेज के ऊपर रखी एक मोटी लाल रंग की डायरी। आरव दरवाजा धकेलकर अंदर गया। हवा की सिसकारी जैसी आवाज हुई और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। वो चौंका, पीछे मुड़ा, पर कोई नहीं था। उसने डायरी उठाई। उस पर खून के धब्बे थे, ताजा नहीं पर गहरे, और एक अजीब गंध जैसे सड़ा हुआ मांस। मैं नेहा हूं। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। ये जगह, ये स्कूल, ये श्रापित है। जो भी यहां आया वापस नहीं गया। मत खोलो ये डायरी, मत पढ़ो इसे। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने पन्ना पलट दिया। 13 जुलाई 1998। आज रिया गायब हो गई। आखिरी बार उसे इसी कमरे में देखा गया था, डायरी के पास। मास्टर जी ने कहा कि वो भाग गई, पर हम जानते हैं कि कुछ और है। रिया चीख रही थी, वो मुझे ले जा रहा है, वो दीवार के पीछे है। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च उस दीवार की तरफ घुमाई जहां दीवारों की ईंटें हल्की सी ढीली लग रही थीं। धीरे धीरे उसने ईंटों को हाथ से हटाना शुरू किया। एक खाली जगह नजर आई, एक छोटा तहखाना। नीचे उतरने के लिए पत्थरों की एक सीढ़ी थी। सांस रोककर वो उतरा। नीचे गहरा अंधेरा था। अचानक टॉर्च बंद हो गई। साले बैटरी इस वक्त ही खत्म होनी थी, उसने खुद से कहा। पर तभी एक हल्की सी रोशनी जली दीवार पर लगी। एक लालटेन खुद जल गई थी। उस रोशनी में आरव ने देखा, तहखाने में 4 लकड़ी के ताबूत रखे थे और 5वां ताबूत खुला था। उसने कदम पीछे हटाए। फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तू आ ही गया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। पर जब फिर से आगे देखा, वो ताबूत अब बंद हो चुका था और उसके ऊपर वही डायरी रखी थी। पर यह डायरी आरव की जेब में थी। उसने तुरंत जेब टटोली, डायरी नहीं थी। अब वही डायरी फिर से ताबूत पर कैसे? वो घबरा गया, वापस ऊपर की ओर दौड़ा। सीढ़ियां चढ़ते ही उसने दरवाजा खींचा, बंद था। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, कोई है, दरवाजा खोलो। और तभी उसे दिखा, वो बेंच अब उल्टी पड़ी थी और उस पर लिखा था, अब तू कभी नहीं जाएगा। दीवार से एक और सरसराहट की आवाज आई। दीवार की परछाइयों में एक आकृति बन रही थी, लंबी, झुकी हुई, जैसे उसकी हड्डियां मुड़ी हों। उसके हाथ नुकीले और टेढ़े थे। आरव ने पीछे हटते हुए मेज से टॉर्च उठाने की कोशिश की, पर टॉर्च पिघल चुकी थी। वो आकृति अब सामने आ चुकी थी। अब तू भी मेरी डायरी का हिस्सा बनेगा। आरव की चीख पूरे जंगल में गूंजी। पर उस रात कोई भी गांव में सोया नहीं। सुबह जब किले के पास खोज की गई तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक डायरी, ताजा खून से लथपथ। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन गांव की हवाओं में कुछ भारीपन घुल गया था। पिछली रात से आरव का कोई पता नहीं था। मां की आंखें सूज चुकी थीं। पुलिस आई थी, लेकिन वो पुराने किले के उस हिस्से तक जाने से मना कर चुके थे।
उधर अजीब चीजें होती हैं मैडम। एक बार मास्टर रमेश भी गायब हो गया था उधर, आज तक नहीं मिला, एक सिपाही ने कहा। मगर एक लड़की सिया, आरव की बचपन की दोस्त, चुप नहीं बैठी। वो जानती थी कि आरव मजाक नहीं करता था। अगर उसने उस जगह पर जाने की बात कही थी तो वो गया होगा, और अब लापता है। रात के करीब 9 बजे सिया ने एक टॉर्च, अपने पापा की पुरानी बंदूक और एक कैमरा लिया। उसने अपने पालतू कुत्ते ब्रूनो को साथ लिया और निकल पड़ी उसी पगडंडी की तरफ जहां से आरव आखिरी बार देखा गया था। पुराना स्कूल रात 10:08 PM, दरवाजा पहले से खुला था। अंदर कदम रखते ही हवा जैसे सिया के चेहरे को चीरती हुई गुजरी। ब्रूनो भौंकने लगा, लेकिन फिर अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें उस मेज पर टिक गई थीं, जहां वो डायरी फिर से रखी थी। अब उसमें ताजा खून की बू थी, जैसे कुछ अभी मरा हो। सिया ने धीरे धीरे डायरी उठाई। 22 जुलाई 1998। अब हम 5 रह गए हैं। अनमोल भी चला गया। रात को उसकी चीखें सुनी थीं। सब कहते हैं ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने उस कमरे की दीवार खोली थी, क्योंकि मैंने वो नाम लिया था, नर्वस नाथ। सिया ने टॉर्च दीवार की उसी जगह डाली जहां आरव ने ईंटें हटाई थीं। ईंटें अब पहले से ज्यादा हटी हुई थीं, जैसे कोई बार बार उस जगह से आता जाता रहा हो। वो झिझकते हुए नीचे उतरी। नीचे लालटेन अब भी जल रही थी, पर इस बार 5 ताबूत बंद थे और उनके ऊपर नाम खुदे थे। रिया, अनमोल, नेहा, मास्टर रमेश, आरव। सिया कांप उठी। 5वां ताबूत बंद था, पर उसमें से खून रिस रहा था। ब्रूनो ने गुर्राना शुरू किया। उसकी आंखें एक कोने की तरफ थी, जहां से साया सरकता हुआ दीवार में समा रहा था। तभी पीछे से फुसफुसाहट आई। उसने तुझे बुलाया है, नर्वस नाथ की आत्मा अब जाग गई है। सिया ने मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, पर कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा था, उसकी स्क्रीन पर एक काली आकृति दिख रही थी, लंबी, बिना चेहरा, आंखें नहीं, पर घूरती हुई। कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। सिया ऊपर भागी, स्कूल के दरवाजे तक पहुंची, पर दरवाजा नहीं था। अब वहां सिर्फ दीवार थी। ये तो अभी यहां था, और तभी उसी दीवार से 2 काले हाथ निकले और उसे पकड़ लिया। वो चीखी, पर किसी को सुनाई नहीं दिया। सुबह 6:03 आम गांव का तालाब के किनारे एक आदमी टहल रहा था। तभी उसकी नजर कुछ लाल चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा, वो डायरी थी, भीगी हुई पर ताजा खून में डूबी। पन्ना खुला था, 24 जुलाई 1998। अब कोई भी जिंदा नहीं है। अब सिया भी आ गई है। वो भी जान चुकी है। नर्वस नाथ का नाम लेना मौत को बुलाना है। हम सब अब यहीं रहेंगे, इस स्कूल में, इस डायरी में। रात के अंधेरे में गांव की गलियां और भी ज्यादा सुनसान हो गई थीं। अब 2 लोग गायब थे, आरव और सिया। लेकिन गांव वालों की चुप्पी और बढ़ गई थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबकी आंखों में डर था, जैसे हर किसी को पहले से सब पता हो, पर वो बताना नहीं चाहते थे। मगर एक शख्स था, वेदांत, जो आरव का बड़ा भाई था। वो शहर से अभी 2 दिन पहले ही लौटा था, जब मां ने उसे खबर दी थी कि आरव घर नहीं लौटा। वेदांत पहले तो यही समझा कि आरव कहीं दोस्तों के साथ होगा, मगर जब सिया भी नहीं लौटी और मां रोती चिल्लाती रही, तो उसे समझ आ गया कि बात गहरी है। रात 11:45 PM वेदांत अपने पुराने स्कूटर पर उसी पगडंडी की ओर बढ़ा। वो अब तक की सभी कहानियों और अफवाहों को झूठ मानता था, लेकिन भाई की चिंता दिल से निकल नहीं रही थी। किले के पीछे पहुंचा और दूर से ही देखा स्कूल का ढांचा अब और भी ज्यादा जर्जर लग रहा था। मगर जो चीज सबसे अजीब थी वो ये कि दरवाजा खुला था और अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। वेदांत ने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। दीवारों पर उगे काई अब काले रंग में बदल चुके थे, जैसे किसी जहरीले सांप की चमड़ी हो। वो फर्श पर झुका, कुछ उठा। वो एक रिबन था, नीले रंग का, जिस पर छोटे फूल बने थे। वो सिया का था, उसे याद था।
सिया यहां थी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। मेज पर रखी डायरी अब नहीं थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक गोल घेरे में काली राख फैली थी, जैसे कुछ जलाया गया हो। वेदांत का ध्यान उस दीवार की तरफ गया जहां आरव और सिया दोनों गए थे। वही ढीली ईंटें। उसने बिना हिचकिचाहट के ईंटें हटाई और तहखाना साफ दिखने लगा। नीचे उतरते ही उसे एक सड़ी गंध आई। उसने अपनी नाक ढौंकी और चारों ताबूतों की तरफ देखा। 5वें पर अब नया नाम खुदा था। सिया वेयरमाउस का दिल डूबने लगा। ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? उसने जेब से फोन निकाला, कैमरा चालू किया और चारों ओर रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति दिखी, वही लंबी, झुकी हुई, आंखों के बिना परछाई जैसी। लेकिन जब वेदांत ने सामने देखा, वहां कोई नहीं था। कैमरा फिर खुद बंद हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, अब तू भी आएगा मेरे पास। वेदांत ने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर अब खून से लिखा था, अब 7वां नाम तेरा होगा। वो भागा, ऊपर पहुंचा, लेकिन दरवाजा गायब था। वहां अब ठोस दीवार थी। वही साया फिर से सामने आया। उसकी सांसें गूंज रही थीं। वो कुछ बुदबुदा रहा था, नर्वस नाथ, नर्वस नाथ, नर्वस नाथ। वेदांत की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। एक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी, मगर तभी उसकी जेब में रखे रुद्राक्ष की माला गर्म हो गई, तेज गर्म। साया चीख पड़ा और पीछे हट गया। वेदांत गिर पड़ा होश में, मगर घबराया हुआ। उसी समय जमीन पर वो डायरी फिर से प्रकट हो गई। 27 जुलाई 1998। अब एक और आया है, मगर उसके पास कुछ है जो हमें रोक सकता है। रुद्राक्ष। हमें उससे डर लगता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। वो भी यहां का हिस्सा बनेगा। सभी बनते हैं, सब। वेदांत ने डायरी बंद की और एक फैसला लिया। अब वो गांव की सच्चाई जानकर रहेगा। वो भागेगा नहीं। अगले दिन वो पंडित शंकरनाथ के पास जाएगा, जो इन सब रहस्यों को जानता था, लेकिन चुप था। अब खेल शुरू हो चुका था। अगली सुबह गांव में सूरज तो निकला, लेकिन उजाले में भी डर बना रहा। वेदांत रात की घटनाओं से थर्रा गया था। अब उसे यकीन हो गया था कि कुछ अलौकिक चल रहा है। वो डायरी, वो साया और वो ताबूत, ये सब कोई संयोग नहीं था। वो सीधा पहुंचा गांव के सबसे पुराने और रहस्यमयी शख्स पंडित शंकरनाथ के पास। पंडित जी अब लगभग 80 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वो हर रहस्य को पढ़ चुके हो। उनका घर गांव के बाहर था, बड़ के पुराने पेड़ के नीचे। सुबह 8:02 PM वेदांत जैसे ही पहुंचा, पंडित पहले से दरवाजे पर खड़े थे, मानो उन्हें पहले से उसकी मौजूदगी का आभास हो गया हो। आ गया तू, उसी डायरी के पीछे ना, पंडित ने धीमे स्वर में कहा। वेदांत चौंका। आपको कैसे पता? पंडित शंकरनाथ अंदर मुड़े और इशारे से उसे बैठने को कहा। घर के अंदर अगरबत्ती की सुगंध थी, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो अजीब लग रहा था, जैसे वक्त वहां रुक गया हो। वो डायरी एक आत्मा का द्वार है, पंडित बोले। नर्वस नाथ ये नाम मत लेना। वो नाम खुद में एक मंत्र है। उसे लिया तो उसकी नजर पड़ती है और फिर सब खत्म। वेदांत ने कांपते स्वर में पूछा, ये नर्वस नाथ है कौन? और डायरी में जो नाम खुदते जा रहे हैं, वो सब कहां है? पंडित ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें से एक पीली किताब निकाली, कर्णकाली तंत्र विद्या। 1998 में एक बालक था नाथ। वो बहुत अलग था, स्कूल में सबसे तेज, लेकिन अकेला। एक दिन उसने स्कूल के तहखाने में एक रहस्यमयी किताब पाई। यही किताब। वो मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसमें शक्ति आ गई, पर एक दिन वो पागल हो गया। उसके अंदर जो आत्मा बसी थी, उसने उसे ही निगल लिया। उसी दिन स्कूल में आग लगी, 5 बच्चे मरे और फिर डायरी प्रकट हुई। हर साल कोई न कोई उसका शिकार बनने लगा। वेदांत ने पूछा,
तो उसे रोका कैसे जाए? पंडित बोले, एक ही तरीका है, शून्य रेखा बनानी होगी उस जगह के चारों ओर जहां वो आत्मा बंधी है, और बीच में रखना होगा विक्रम रुद्राक्ष। पर वो आसान नहीं। वो रुद्राक्ष अब गांव में नहीं, पुराने श्मशान के नीचे दबा है। वेदांत ने तय कर लिया वो जाएगा वहां, अपने भाई और सिया को नहीं छोड़ेगा। रात 9:30 PM श्मशान तक पहुंचते ही हवाएं बदल गईं, चीलें मंडराने लगीं। वो जगह जैसे खुद बुला रही थी। एक पुराना मंदिर था जिसके नीचे वो रुद्राक्ष दफन था। वेदांत ने खुदाई शुरू की। हर बार जब फावड़ा जमीन में लगता, कोई चीख हवा में घुल जाती। पसीना बह रहा था, अंधेरा घना होता जा रहा था, और तभी फावड़ा किसी चीज से टकराया। वो मिट्टी हटाने लगा और वहां एक ताबीज निकला, अंदर ही अंदर जलता हुआ, लेकिन हाथ में ठंडा। विक्रम रुद्राक्ष उसने उठाया ही था कि धरती कांपने लगी। जमीन से एक साया निकला जिसकी आंखों से आग बह रही थी। वही था नाथ। अब वो इंसान नहीं, सिर्फ आत्मा थी। वो चीख रहा था, लेकिन आवाज सीधी वेदांत के कान में गूंज रही थी। तू मुझे बांध नहीं सकता, तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं अमर हूं। पर वेदांत ने पीछे नहीं हटना चुना। उसने रुद्राक्ष उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। वही मंत्र जो पंडित ने सिखाया था, काल भैरवाय नमः, शून्य कृत्वा जीवनम स्थापयामि। साया चीखा, हवा तेज हुई, श्मशान का मंदिर हिलने लगा, मगर रुद्राक्ष चमकने लगा। वो साया खुद पीछे हटने लगा और जमीन में समा गया। वेदांत ने चैन की सांस ली, मगर तभी उसके सामने फिर वही डायरी प्रकट हुई, और इस बार उसमें लिखा था 28 जुलाई 1998। तुमने रुकावट डाली, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं लौटूंगा, मैं सबको लूंगा, एक एक को, और अगला नाम तुम्हारे पंडित का होगा। वेदांत भागा पंडित को बचाने, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खून से लथपथ वो डायरी। भाग पांतरात 11:15 PM। वेदांत सांस से फुलाए पंडित शंकरनाथ के घर पहुंचा। द्वार आधा खुला था, अंदर घुप अंधेरा। अगरबत्तियों की सुगंध अब दुर्गंध में बदल चुकी थी, जैसे कोई मांस जलाया गया हो। वो चिल्लाया, पंडित जी, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। वो अंदर घुसा और देखा फर्श पर एक चक्र बना था, खून से। बीच में रुद्राक्ष की टूटी माला, और सामने दीवार पर लिखा था, तू देर कर चुका है, अब ज्ञान भी बेकार है। एक कोने में पंडित शंकरनाथ बैठे थे, पर आंखें खुली होने के बावजूद प्राण नहीं थे। उनके माथे पर वही तिलक था, पर अब सूखा खून उस पर जम चुका था। वेदांत की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, आप ही तो उम्मीद थे। तभी हवा सर्द हो गई। खिड़की के बाहर से वही साया दिखा, जलती आंखें, बिना चेहरा। तेरा नंबर अभी नहीं, मगर वो पास है, तू देखेगा सब कुछ, और फिर टूटेगा। साया गायब हो गया, लेकिन पीछे एक और संकेत छोड़ गया। डायरी का अगला पन्ना खुल गया था। 29 जुलाई 1998। रक्षक गिरा। अब सिर्फ दृष्टा बचा है, लेकिन दृष्टा भी तो मानव ही है। उसकी पीड़ा ही मेरी शक्ति है। वह जितना खोजेगा उतना उलझेगा, और जब वह सच्चाई तक पहुंचेगा, गांव की जड़ों तक जाएगा। वेदांत, मगर उसका विश्वास अब भी अडिग था। वो पहुंचा गांव के राजकीय अभिलेख केंद्र, जहां पुराने दस्तावेज रखे थे। वहां काम करने वाले एक वृद्ध मोहनलाल ने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम पंडित के शिष्य हो ना? उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम आओगे। ये लो। वो एक पुराना लिफाफा था जिस पर लिखा था, वेदांत के लिए जब सब रास्ते बंद लगे। अंदर एक नक्शा था, स्कूल, तहखाना, श्मशान और एक छिपी हुई सुरंग की रेखाएं। ये क्या है? वेदांत ने पूछा। मोहनलाल बोला, यह सुरंग स्कूल के तहखाने को सीधे गांव के पुराने जमींदार हवेली से जोड़ती है। उस हवेली में ही सब शुरू हुआ था 1871 में। नाथ वहीं का वंशज था। वहां अब भी उसकी आत्मा का टुकड़ा है, और अगर तुम उसे पा गए तो पूरी आत्मा को समेटा जा सकता है। वेदांत बिना एक पल गंवाए स्कूल की ओर रवाना हो गया। रात 10:40 PM स्कूल में घुसते ही उसे वही फिसलती परछाइयां दिखने लगीं। लेकिन अब उसके पास भय नहीं, उद्देश्य था।
तहखाने में उतरकर उसने नक्शे के अनुसार एक गुप्त दीवार ढूंढी। जब उसने एक खास ईंट को दबाया तो दीवार खिसक गई और सुरंग प्रकट हो गई। सांपों और कीड़ों से भरी वो संकरी सुरंग, चारों ओर सीलन और दीवारों पर खुदे हुए मंत्र, सब एक अजीब डर में लिपटे थे। वेदांत लगभग 40 मिनट तक उस सुरंग में रेंगता रहा और आखिरकार पहुंच गया उस हवेली में जो अब सिर्फ खंडहर थी। हवेली में कदम रखते ही एक भारी हवा ने उसका स्वागत किया। एक कोना जिसमें लाल दरवाजा था, खून से सना हुआ, वही चौखट, वही जिसकी बात पंडित ने सपने में की थी। वेदांत ने झुककर चौखट को छुआ और एक झटका लगा। उसका सिर घूमने लगा। एक झलक मिली, नाथ खड़ा था, हाथ में डायरी और आंखों से लहू टपक रहा था। उसके पीछे 7 बच्चे, सभी मृत, लेकिन आंखें खुली। सब वेदांत को घूर रहे थे। मुझे पूरा करने दो। एक टुकड़ा हवेली में है, बाकी तेरे भीतर। जब तू स्वीकार करेगा मैं मुकम्मल हो जाऊंगा। वेदांत की चेतना डगमगाने लगी। तभी उसकी जेब में रुद्राक्ष चमक उठा। एक रोशनी फैली और नाथ गायब हो गया। वो गिर पड़ा होश में, मगर थका हुआ। हवेली अब शांत थी, लेकिन डायरी फिर उसके सामने थी। 30 जुलाई 1998। आधा रास्ता तय हुआ। जो देख चुका है वह अब वापस नहीं जा सकता। या तो खत्म करेगा या खुद ही खत्म हो जाएगा। हवेली जाग गई है। अब अगला बलिदान चाहिए। वेदांत समझ गया ये अंत नहीं, एक नया द्वार है। और अगला भाग खोलने के लिए उसे हवेली के नीचे छुपी बलि वेदी तक जाना होगा। अगली सुबह 6,45,000 हवेली के भीतर रात गुजारने के बाद वेदांत की आंख खुली तो सूरज की रोशनी तक वहां नहीं पहुंच पा रही थी। खिड़कियों पर धूल और मकड़ी के जाले थे और फर्श पर अब भी रक्त चिन्हों की छाप थी। उसकी जेब में रखी डायरी अब भी गर्म थी, मानो कोई अंदर से सांस ले रहा हो। वेदांत ने डायरी खोली। 31 जुलाई 1998 नीचे जो छुपा है वो सिर्फ मृत आत्माओं का समर्पण नहीं, बल्कि समय का बंधन है। वहां जाने वाला या तो नाथ बन जाता है या फिर एक नाम बनकर डायरी का हिस्सा। वेदांत ने अब तय कर लिया था कि वो बलि वेदी तक पहुंचेगा। हवेली के अंदर एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो तहखाने की ओर जा रही थी। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी, मानो शिकायत कर रही हो। नीचे पहुंचते ही सर्द हवा ने उसका स्वागत किया। एक बहुत बड़ा कक्ष था, गोल, बीच में एक वेदी, चारों ओर शंख, घंटियां और खून से लथपथ दीवारों पर तंत्र मंत्र के प्रतीक। वेदी पर एक शव रखा था। वो सूख चुका था, लेकिन चेहरे पर अब भी दर्द के चिन्ह थे। उसके पास एक और रुद्राक्ष था, पर यह काला था, राख से ढका हुआ। तभी दीवारों पर एक एक करके दीप जलने लगे बिना किसी स्पर्श के। एक गूंजती हुई आवाज पूरे कक्ष में फैली, यहां हर आत्मा ने स्वयं को समर्पित किया है, पर तुम तो अभी जीवित हो। तुम्हारा समर्पण कहां है? वेदांत ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, मैं उन्हें बचाने आया हूं जो डायरी के पन्नों में समा गए। नाथ को रोकने आया हूं। हंसी गूंज उठी, तेज, खतरनाक। तुम्हें लगता है बलि वेदी पर चढ़कर तुम रक्षक बन जाओगे? नहीं वेदांत, रक्षक वो होता है जो सब कुछ खोता है। क्या तुम तैयार हो सब छोड़ने को? दीवारों से अब परछाइयां बाहर निकलने लगी। वे एक एक कर वेदांत के चारों ओर मंडराने लगी। उनमें वे चेहरे थे जिन्हें उसने खोया। पंडित, सिया, उसका भाई, सबकी आंखें खाली थीं। वो चिल्लाया, तुम असली नहीं हो, हटो मेरे रास्ते से। वो काले रुद्राक्ष को उठाने ही वाला था कि एक झटका लगा। उसकी कलाई जलने लगी। डायरी चमकी और हवा में एक और पन्ना पलट गया। 1 अगस्त 1998। बलि केवल रक्त की नहीं होती, आत्मा की होती है। तुझे अगर रक्षक बनना है तो तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी, वरना अगला पन्ना तेरे नाम से खुलेगा। वेदांत समझ गया, उसे एक चुनाव करना होगा। तभी उसके फोन पर कॉल आया सिया का। वो चौंका, हेलो सिया, तुम जिंदा हो? सिया रो रही थी। मैं हवेली में हूं, मुझे नहीं पता मैं कहां हूं। अंधेरा है, बहुत ठंड है, कोई है यहां? बचाओ। कॉल कट गया। अब वेदांत के सामने 2 रास्ते थे, बलि वेदी पर चढ़कर तंत्र को पूरा करे या सिया को ढूंढे और उसे बचाए।
पर डायरी ने अगला संकेत दे दिया था। 2 अगस्त 1998, अंतिम द्वार खुल चुका है। तुम्हें जो प्रिय है वही तुम्हारी परीक्षा बनेगा। बलि से पूर्व भय आवश्यक है और भय से पूर्व मोह। अब निर्णय तेरा, रक्षक या साधक। वेदांत ने रुद्राक्ष उठाया, अपने माथे पर तिलक लगाया और फुसफुसाया, नाथ मैं आ रहा हूं। इस बार सिर्फ रुकवाने नहीं, मिटाने। हवेली की दीवारों से एक लंबी सीढ़ी बाहर निकली जो अंदर की सबसे गहरी परत में जाती थी, जहां नाथ का अंतिम टुकड़ा छुपा था। रात 12:30 AM वेदांत सीढ़ियों से नीचे उतरता गया। ये कोई सामान्य तहखाना नहीं था। दीवारें सांस लेती लग रही थीं, छत से लटकती मांसपिंड जैसी आकृतियां और हर कदम पर गूंजती हुई फुसफुसाहटें। उसके हाथ में काला रुद्राक्ष अब हल्के हल्के कंपन कर रहा था और डायरी चमकती जा रही थी। सीढ़ियां समाप्त हुई, सामने एक दरवाजा था, रक्त से बना प्रतीत होता। उस पर उकेरा था, जो यहां प्रवेश करेगा वह फिर वही नहीं रहेगा। वेदांत ने बिना रुके दरवाजा खोला। भीतर अंधकार गाढ़ा था, लेकिन दीवारों पर बने चित्र जगमगाने लगे। वेदांत ने देखा कि यह चित्र थे बलि, शाप, तांत्रिक अनुष्ठान और एक व्यक्ति जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, मगर हर चित्र में वही था। तभी उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। आवाज आई, तो आ गया रक्षक, अपने भाग्य को पूरा करने। अंधेरे से वह आकृति निकली, वही चेहरा जिसे वेदांत अब सपनों में देखता था, वही नाथ। लेकिन अब वह अधूरा नहीं था। उसकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं था, बस अंधकार। तू सोचता है बलि मुझे रोकेगी? मैं बलि से ही जन्मा हूं, वेदांत। तेरे पूर्वजों ने मुझे बांध दिया, पर अब तू ही मेरी मुक्ति बनेगा। वेदांत ने रुद्राक्ष उसकी ओर फेंका, रोशनी फूटी, लेकिन नाथ हंस पड़ा। अब ये चीजें मुझे नहीं रोक सकती। मैं तुझसे जुड़ चुका हूं। हर बार जब तू डरता है, मैं शक्तिशाली होता हूं। वेदांत ने चिल्लाकर पूछा, सिया कहां है? नाथ बोला, तू चाहता है वो बचे तो अपनी सबसे बड़ी बलि दे, अपना मोह। तभी नाथ ने एक दीवार को छुआ, वहां से मांस हटने लगा और भीतर एक कोठरी प्रकट हुई। उसमें सिया थी, बेहोश लेकिन जिंदा। चुन ले वेदांत, या तो इसे ले जा और तुझे डायरी निगल जाएगी, या इसे यहीं छोड़, बलि दे और रक्षक बन। डायरी फिर खुली। 3 अगस्त 1998। वह जो मोह से ऊपर उठे वही सच्चा रक्षक होता है, पर वह जो मोह में फांसे वह नाथ का दास बन जाता है। अब या तो तू पूर्ण हो या अधूरा। वेदांत कांप गया। उसे पंडित के शब्द याद आए, रक्षक वही बनता है जो खुद को भूल जाता है। वो सिया के पास गया और आंखें बंद की। नाथ, तू मुझे ले ले, मेरी आत्मा, मेरा भय, मेरा अस्तित्व, बस सिया को छोड़ दे। नाथ चौंका, तू बलिदान दे रहा है खुद को? वेदांत ने सिर झुका दिया। रुद्राक्ष उसके हाथ में जल उठा। अचानक पूरा कक्ष कांपने लगा। नाथ चिल्लाया, ये क्या कर रहा है तू? डायरी जलने लगी। 3 अगस्त 1998। रात्रि। रक्षक ने बलि दी। अब तंत्र अपूर्ण रहेगा। नाथ फिर जागेगा, पर उसे हर बार एक रक्षक मिलेगा, हर काल में, हर जन्म में, क्योंकि अब यह चक्र बन चुका है। नाथ जलने लगा। उसकी चीखें हवेली की नींव हिला रही थीं। वेदांत की चेतना खोने लगी, लेकिन अंतिम दृश्य उसने देखा। सिया उठी, रुद्राक्ष उसके हाथ में, और दरवाजा खुल गया। सुबह 7:20 अमसिया गांव के बाहर बेसुध वेदांत को उठाकर ले जा रही थी। हवेली अब राख बन चुकी थी, मगर डायरी वो कहीं नहीं थी। पर एक नई जगह, एक नए शहर में एक बच्चा स्कूल की अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था और उसे एक डायरी मिली जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, खून से लथपथ वो डायरी। 4 अगस्त 2023 लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कक्षा 7 से की पहली घंटी बज चुकी थी। बच्चे अपनी किताबें निकाल रहे थे, पर अभिषेक नाम का 12 साल का छात्र अपनी बेंच के नीचे से कुछ और निकाल लाया था। एक पुरानी धूल भरी डायरी। डायरी का रंग गाढ़ा था, जैसे किसी ने उसमें स्याही नहीं, लहू भरा हो। पहला पन्ना खुला। खून से लथपथ वो डायरी। अभिषेक मुस्कुराया। किसी का पुराना प्रैंक लगता है। मगर जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा,
उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई। कमरे की रोशनी मंद पड़ने लगी। क्लास में शोर अचानक थम गया। पन्ने पर लिखा था 4 अगस्त 2023। वही आत्मा, नया शरीर। समय का चक्र फिर घूम चुका है। रक्षक फिर लौटेगा, पर क्या इस बार वह अपने भय को पहचान पाएगा? अभिषेक ने सिर झटक कर डायरी बंद कर दी, मगर अब उसकी उंगलियां लाल हो गई थीं, जैसे ताजा खून से भीगी हों। उसने देखा, उसके आसपास के बच्चे ठिठक कर उसे देख रहे थे। उनके चेहरों पर भय और कुछ अजीब सी अचेतन जानी पहचानी भावनाएं थीं। रात 9:15 PM अभिषेक का कमरा डायरी ने खुद को फिर से खोला। इस बार बिना छुए। चक्र टूटा नहीं, रोका गया था। अब फिर वही बलि चाहिए, पर इस बार रक्षक को नाथ नहीं मिलेगा। नाथ स्वयं रक्षक में समाया है। अभिषेक ने पढ़ते पढ़ते खिड़की की ओर देखा। बाहर एक परछाई थी। वो कोई साधारण परछाई नहीं थी, उसमें आंखें थीं, जलती हुई। अभिषेक की मां कमरे में आई। बेटा, खाना खा ले। उसने डायरी को छुपाया और बोला, हाँ मां। पर जैसे ही मां ने कमरे से कदम हटाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर से डायरी खुली। अब समय है स्मृतियों के लौटने का। तेरे भीतर जो रक्षक था, उसे जगाना होगा। बलि नहीं, स्वीकार, यही मंत्र है। जब तू समझेगा कि तू कौन था, तभी चक्र फिर थमेगा। अभिषेक के सपने बदलने लगे। उसने वेदांत को देखा, वही चेहरा, वही रुद्राक्ष, वही हवेली। मगर अब वेदांत उसे देख रहा था और बोल रहा था, तू मैं है और मैं तू। तू भूला है, पर तंत्र नहीं भूला। डायरी का अंतिम पृष्ठ तुझ में लिखा है। अभिषेक घबरा कर उठा, मगर अब वह अपने कमरे में नहीं था। वह एक लाल रंग के कमरे में था, जहां दीवारें मांस से बनी थीं और फर्श पर रक्त बह रहा था। उसके सामने एक रुद्राक्ष था, पर अब वह सफेद था। तभी एक आवाज आई एक महिला की, वेदांत, इस बार तुझे खुद को नहीं खोना है। इस बार तुझे खुद को पहचानना है। वह सिया थी। 5 अगस्त 2023 लखनऊ। सुबह 6 जराम अभिषेक की आंखें खुली तो वह फिर से अपने कमरे में था। वह पसीने से तर था, पर भीतर कोई ठंडक थी, जैसे आत्मा कंप रही हो। डायरी उसके सिरहाने खुली पड़ी थी और उसमें लिखा था, जब यादें लहू में बहने लगे, तब समय नहीं बचता, केवल विकल्प। वह स्कूल जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन हर दरवाजा जो वह खोलता, एक क्षण को किसी और समय में खुलता। कभी कोई पुरानी हवेली, कभी रक्त में डूबा गलियारा। फिर सब सामान्य हो जाता। स्कूल में 1005 एम टीचर अनुपमा मैम पढ़ा रही थीं, लेकिन अभिषेक को उनकी आवाज गूंजती हुई लग रही थी। तभी एक सहपाठी, राहुल, जोर से चीखा, मेरे बैग में खून है। सभी बच्चे डर गए। बैग खोलने पर सचमुच उसमें एक पुराना लिफाफा था, जिस पर खून के छींटे थे और एक पंक्ति लिखी थी, अगला रक्षक पहचान लिया गया है। अभिषेक कांप गया। राहुल अजीब तरीके से उसे देख रहा था, जैसे वह पहचान चुका हो। ब्रेक में राहुल ने अभिषेक को अलग बुलाया। मुझे सपनों में वो हवेली दिखती है। एक औरत है जो मुझे बुलाती है। वो कहती है कि मुझे तुझे बचाना है, पर मैं नहीं जानता क्यों। अभिषेक ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। डायरी अब उसे ही नहीं, औरों को भी जकड़ रही थी। रात 11:45 PM अभिषेक, राहुल और उसकी 2 अन्य दोस्तों अनन्या और विशाल ने मिलकर डायरी को एक बार फिर पढ़ना शुरू किया। तंत्र अब जाग रहा है। रक्षक एक नहीं, 4 होंगे। 4 दिशा, 4 तत्व, 4 बलि। एक को जल, एक को वायु, एक को अग्नि और एक को पृथ्वी छुएगी, तभी चक्र रुकेगा। तभी खिड़की खुली और कमरे में एक और पन्ना उड़कर आ गया। इस बार उसमें सिया की तस्वीर थी, वही जो वेदांत के सपनों में आती थी। उसके नीचे लिखा था, वह अब बंदी नहीं है, वह संरक्षक है। वह तुम्हें राह दिखाएगी या अंधकार में डुबो देगी। सिया अब तंत्र की धरोहर है। सभी घबरा गए, पर फिर अभिषेक ने रुद्राक्ष को उठाया। वह अब जलने लगा था और उसके गिर्द चारों को एक ही सपना दिखा। 4 स्तंभ, एक जल में डूबा, एक अग्नि में झुलसा, एक तूफानों के बीच
और एक कब्रों से घिरा हुआ, और बीच में एक रक्त सिंचित बच्चा खड़ा था। नाथ, वह बोला, तुम चारों मेरे अगले पृष्ठ हो, अब निर्णय तुम्हारा है, जागो या खो जाओ। 6 अगस्त 2023 लखनऊ, सुबह 4:44 AM। अभिषेक को अचानक नींद से झटका लगा। रुद्राक्ष अब पूरी तरह गर्म हो चुका था, ऐसा गर्म कि उसकी हथेली जल उठी, पर उसने उसे छोड़ा नहीं। उसने देखा डायरी अपने आप खुल रही थी। रक्षक प्रथम परीक्षा देगा अग्नि की, जिसमें जलेगा वह वही बचेगा, जिसमें बचा वह खो जाएगा। तभी कमरे की दीवार पर परछाइयां उभरने लगीं और एक दरवाजा जो कभी था ही नहीं खुल गया। राहुल, अनन्या और विशाल उसके कमरे में पहुंच चुके थे, जैसे कोई अदृश्य बल उन्हें वहां खींच लाया हो। सभी के हाथों में रुद्राक्ष की माला थी, बिना उन्हें मिले। हमें बुलावा आया, राहुल ने कहा। चारों उस दरवाजे से भीतर गए। भीतर एक अजीब सा कमरा था। 4 दिशाओं में 4 अग्नि कुंड, बीच में एक वृत्त जिसमें ताम्र पत्र पर लिखा था, प्रथम बलि अग्नि। एक ध्वनि गूंजी, तुम में से एक को अग्नि स्वीकारनी होगी, केवल सत्य को बोलकर। जिसने झूठ कहा वह भस्म होगा। अनन्या आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। वह कुंड के निकट गई और बोली, मैंने अपने भाई को मरते देखा था और मैं चुप रही। अग्नि भड़की पर फिर शांत हो गई। फिर विशाल, मैंने एक लड़की को आत्महत्या करते देखा, लेकिन किसी को नहीं बताया। अग्नि और तेज हुई पर फिर मंद पड़ गई। राहुल बोला, मैंने अपने पिता को मारते हुए देखा और कभी रोका नहीं। अब अग्नि एक क्षण को नीली हो गई। अब बारी थी अभिषेक की। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, मैंने एक बार अपने ही सपने में किसी को जलते देखा और वो मैं था। कमरा सिहर गया। चारों अग्नियां एक साथ भड़कीं, फिर पूरी तरह शांत हो गईं। सत्य ही अग्नि है। अग्नि की परीक्षा पूर्ण, पर रक्षक अब केवल 4 नहीं 5 है, क्योंकि सत्य ने एक और आत्मा को मुक्त किया है। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी एक लड़की। चेहरा जाना पहचाना, मगर समय से परे। वह बोली, मैं भी देखती रही हूं, डायरी मुझे भी खींचती रही है। वह थी रिया, वही लड़की जिसे विशाल ने कभी मरते देखा था। मैं कभी नहीं मरी थी, रिया बोली। मैं तंत्र में खो गई थी, पर अब मैं लौट आई हूं, क्योंकि अग्नि ने मुझे पुनर्जन्म दिया। 7 अगस्त 2023 लखनऊ, दोपहर 12:03 PM। 5 रक्षक अब एक साथ थे। अभिषेक, राहुल, अनन्या, विशाल और रिया। डायरी अब हर पन्ने के साथ जिंदा होती जा रही थी। पन्ने पलटते नहीं थे, वे सांस लेते थे। द्वितीय परीक्षा जल शुद्ध करता है, पर वह डुबो भी सकता है। जिसने अपने भीतर की सच्चाई को बहा दिया वह बच गया, जो छुपा ले गया डूब गया। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, ये परीक्षाएं आत्मा से करवाई जा रही हैं, कोई छल नहीं टिकेगा। तभी सभी के मोबाइल स्क्रीन जल उठे। नीला प्रकाश और उनमें एक ही स्थान दिखा, सप्तपर्णा कुंड। रात 11:02 बजे, रात 11:02 PM। सप्तपर्णा कुंड। गोमती किनाराजगह सुनसान थी, पानी काला और स्थिर, जैसे मौत सांस रोके बैठी हो। हवा में गूंजता सन्नाटा अब मंत्र की तरह लग रहा था। डायरी ने अगला पन्ना खोला। 5 रक्षक जल में उतरे। जो सच्चे हैं उन्हें द्वार मिलेगा, जो नहीं उन्हें गहराई निगल जाएगी। 5 ने एक दूसरे का हाथ थामा और जल में उतरे। पानी उनके टखनों से होता हुआ कमर तक गया, फिर छाती, फिर सिर के ऊपर, और फिर सब अंधेरा। अभिषेक ने आंख खोली तो देखा वह जल के भीतर एक विशाल द्वार के सामने खड़ा है, पर वह अकेला था। हर रक्षक को अलग किया जा चुका था। हर कोई अपनी जल स्मृति में फांसा था। अभिषेक का जल दर्पण, वह एक कमरे में था जहां पानी की दीवारें थीं। उसके सामने उसका ही बचपन खड़ा था, 6 साल का, जो चीख रहा था, तू क्यों नहीं बोला, क्यों उसे मरने दिया। वह बोलना चाहता था, पर मुंह से पानी निकलता रहा। तभी उस बच्चे की आंखों से खून बहने लगा और वह जल में घुल गया। विशाल का जल दर्पण, उसने खुद को फिर उसी लड़की के साथ देखा रिया, जब वह पुल पर खड़ी थी,
पर अब वह बोल सकता था। उसने चिल्लाया, रिया मत जा। रिया मुड़ी, मुस्कुराई और बोली, अब तू समय पर आया है। और पुल जल में घुल गया। अनन्या का जल दर्पण, वह एक टब में बैठी थी। उसकी गोद में उसका भाई था मृत। उसने पहली बार अपनी मां की आवाज सुनी। क्यों नहीं बताया अनन्या? उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं डर गई थी। जल चमका और भाई की देह फूलों में बदल गई। राहुल का जल दर्पण वह घर के पुराने बाथरूम में था जहां उसके पिता उसे मारते थे। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं तुझसे नहीं डरता अब। तू मेरा अतीत है पर मेरा भविष्य नहीं। एक तेज तरंग आई और अतीत की परछाई बह गई। रिया का जल दर्पण, वह वही पुल, वही कूदता क्षण, मगर इस बार वह गिरने से पहले रुक गई। उसने कहा, मैं मरने के लिए नहीं बनी थी, मैं रक्षक बनने के लिए लौटी हूं। जल का द्वार खुल गया। पांचों ने आंखें खोली। वे अब कुंड के किनारे थे पर गीले नहीं। उनके शरीर सूखे थे पर आत्माएं भीग चुकी थीं। डायरी चमकी और अगला पन्ना प्रकट हुआ। जल ने तुम्हें स्वीकारा। अब अगला द्वार वायु, जो सबसे अधिक अदृश्य है, वही सबसे अधिक घातक है। सच अब हवा में बहेगा या हमेशा के लिए खो जाएगा। 8 अगस्त 2023 लखनऊ, सुबह 5:15 AM कुंड से लौटने के बाद पांचों रक्षक एक ही अनुभव से गुजर रहे थे। एक असहनीय हल्कापन, जैसे आत्मा अपने ही शरीर में टिक नहीं पा रही हो। हर सांस हवा की तरह भारी हो चुकी थी। डायरी अब हर समय खुली रहती थी। उसका अगला पन्ना बिना किसी स्पर्श के लिखा गया। तृतीय परीक्षा वायु, सबसे चुप पर सबसे कटार जैसी। हर वह सच जो हवा में कभी बोला नहीं गया, आज चीख बनेगा। जो दबा वह घुटेगा, जो उभरा वह बचेगा। 1100 AM, पुरानी लाल कोठी के खंडहर। डायरी ने रक्षकों को लाल कोठी बुलाया। एक हवेली जो 60 साल से वीरान थी। वह हवेली जहां कभी एक स्कूल चलता था और एक हादसे ने सैकड़ों बच्चों की जान ले ली थी। हवा अब वहां ठहरी नहीं, घूम रही थी। वह बातें कर रही थी। रिया फुसफुसाई, मुझे यहां पहले भी लाया गया था, जब मैं गायब हुई थी। अंदर घुसते ही एक दरवाजा अपने आप खुल गया और पांचों अचानक अलग अलग कमरों में खिंच गए। अभिषेक और हवा का जाल, वह एक सूनी लाइब्रेरी में था। हर किताब खुलकर हवा में उड़ रही थी। उनमें से एक किताब फड़फड़ाकर उसकी ओर आई। उसके पन्ने खुले और उसकी मां की आवाज निकली, तू हमेशा चुप रहा जब तुझे बोलना चाहिए था। अभिषेक ने हवा में चिल्लाया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं टूट जाऊंगा। हवा कांपी और किताबें जमीन पर गिर गईं। अनन्या की वायु परीक्षा, एक विशाल कॉरिडोर में हवा इतनी तेज थी कि वह चल नहीं पा रही थी। अचानक वह एक फोटो फ्रेम के सामने रुकी। उसमें उसका परिवार था। हवा ने उसमें से उसकी मां की आवाज निकाल दी, तेरी चुप्पी ही हमें खा गई। अनन्या ने रोते हुए कहा, मैं अब नहीं डरती, मैं बोलूंगी चाहे जितना भी शोर हो। हवा रुक गई और कॉरिडोर खुल गया। राहुल की सांसों का बवंडर, उसके चारों ओर जोरदार हवा थी जो उसके कानों में उसके पिता की गालियां बुन रही थी। उसने हाथों से अपने कान ढक लिए, लेकिन वो शब्द हवा से निकलते रहे। तभी एक पल में उसने आंखें खोली और कहा, अब तेरे शब्द नहीं, मेरी चुप्पी ही तुझे मार देगी। हवा पलट गई और शांत हो गई। विशाल की ध्वनि, परीक्षा कमरे में सैकड़ों रेडियो बज रहे थे, हर एक पर एक अलग झूठ जो उसने कभी बोला था। एक रेडियो चिल्लाया, रिया मरी नहीं थी, तूने सब जानबूझकर छुपाया था। विशाल फफक पड़ा, हां मैं डर गया था, पर अब नहीं छुपाऊंगा। रिया जिंदा है और मैं उसका ऋणी हूं। रेडियो फट गए और हवा सीटी की तरह चीख कर शांत हो गई। रिया का वायु मिलन, उसके कमरे में कोई हवा नहीं थी। वह दमघुटन महसूस करने लगी। तभी सामने एक खिड़की खुली और हवा का एक झोंका आया जिसमें सैकड़ों बच्चों की चीखें थीं। एक मासूम आवाज आई, तू तो हमारी रक्षक थी ना? रिया ने फूटते स्वर में कहा, मैं अब भी हूं, मैं अब तुम्हारी चीखों को आवाज दूंगी। हवा गूंजी और कमरे की दीवारें टूट गईं। वह फिर पांचों एक जगह मिल गए। डायरी अब पूरी तरह सुनने लगी थी। उसमें से आवाजें आने लगी थीं,
वायु ने स्वीकारा। अब अंतिम परीक्षा पृथ्वी, जो सबसे स्थिर लगती है वही सबसे अधिक धंसने वाली है। जमीन अब तुम्हारे नीचे नहीं भीतर है, और वहां तुम्हारे सबसे गहरे डर इंतजार कर रहे हैं। 9 अगस्त 2023 लखनऊ, रात 2:17 AM। पृथ्वी का नाम सुनते ही सभी के चेहरे पर बेचैनी फैल गई। अब तक वे जल, वायु और अग्नि की परीक्षाओं से गुजर चुके थे, लेकिन पृथ्वी शब्द में एक अजीब सी अनसुनी गूंज थी, जैसे ये सबसे पुराना और सबसे खतरनाक सच दबा हो जमीन के भीतर। डायरी ने फिर से खुद को खोला, बिना छुए, बिना आवाज किए। चतुर्थ परीक्षा पृथ्वी, जो सबसे गहरा है वही सबसे भयावह। जो तुम्हारे भीतर दफन है वही अब जमीन से निकलेगा। अगर उसे पहचान लिया तो जीवन, नहीं पहचाना तो अंत। डायरी के नीचे एक स्थान उभरा, नवग्रह श्मशान। 3:33 AM, 3:33 AM, नवग्रह श्मशान। लखनऊ के बाहरी इलाके श्मशान की मिट्टी में अजीब नमी थी, जैसे वहां बारिश नहीं, आंसू गिरे हों। रिया कांपती आवाज में बोली, ये वही जगह है जहां मुझे मरा हुआ समझकर फेंका गया था। अचानक डायरी जमीन पर गिर गई। उसके चारों ओर पृथ्वी फटने लगी और एक बड़ा गड्ढा बना, इतना गहरा कि नीचे केवल अंधकार था। एक एक करके 5 उसमें गिर गए। अभिषेक का गर्भगह्वर, वह एक संकरी गुफा में था, सांपों से भरी हुई। दीवारें हिल रही थीं, जैसे वे सांस ले रही हों। एक सांप फुफकारता हुआ उसके सामने आया और उसकी मां की आवाज में बोला, तू मेरा बोझ था। अभिषेक ने आंखों में आंसू लिए कहा, शायद हां, पर मैं अब किसी का भार नहीं, मैं अब रक्षक हूं। दीवारें शांत हो गईं, सांप अदृश्य हो गए। अनन्या का मृत अतीत, वह मिट्टी में घुटनों तक धंसी थी। उसके सामने उसका घर जलता हुआ और उसकी मां चीख रही थी, तू भागी क्यों? अनन्या चिल्लाई, क्योंकि मैंने उसे मरते देखा था और मैं असहाय थी। घर राख हो गया और राख से एक पौधा निकला। राहुल की धरती का बोझ, उसके पैरों में जमीन फटी और उसमें से हाथ निकले जो उसे नीचे खींच रहे थे। एक आवाज आई, तेरे जैसे को जिंदा रहने का हक नहीं। राहुल ने चीखा, मैं अपने जख्मों से बना हूं और उन्हीं से लड़ूंगा। हाथ सिकुड़ गए और वह जमीन से बाहर निकल आया। विशाल और अधूरी सजा, उसके सामने रिया की लाश पड़ी थी, मगर आंखें खुली थीं। वह लाश बोल रही थी, तेरे झूठ ने मुझे मारा। विशाल घुटनों के बल गिरा, हां, पर अब मैं झूठ से बाहर आ गया हूं। अब मेरी सजा मेरा साथ है। लाश धूल बन गई और मिट्टी की सतह चमक उठी। रिया और पुनर्जन्म रिया जमीन में दबी हुई थी, केवल उसका चेहरा बाहर था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। एक हल्की सी आहट हुई, सैकड़ों छोटे हाथ मिट्टी खोदते नजर आए। बच्चों की वो आवाजें जो मर चुकी थीं, अब कह रही थीं, तू अभी अधूरी है, पर तू ही हमारी पुकार है। रिया ने खुद को मिट्टी से बाहर खींचा और पहली बार जमीन को छूकर मुस्कुराई। पांचों ने एक साथ आंखें खोली। वे अब श्मशान के बीचों बीच थे, पर अब चारों तत्वों से गुजर चुके थे। डायरी ने अंतिम पन्ना खोला। तुमने चारों तत्वों को पार किया, पर अब आखिरी द्वार शेष है, मृत्यु और पुनर्जन्म का। अगले पन्ने पर तुम्हारी अंतिम परीक्षा लिखी जाएगी। जो तुम्हें नहीं मारता वही तुम्हें बदल देता है। तैयार हो जाओ। 9 अगस्त 2023 श्मशान घाट। पांचों रक्षक बाहर निकले, झुलसे हुए आत्मा से। अब केवल एक पन्ना बचा था, और वो था मृत्यु का पन्ना। डायरी एक बार फिर अपने आप खुली। अंतिम परीक्षा मृत्यु। जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक सांस है। उस सांस में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। अपनी मृत्यु को देखने का साहस करो, तभी पुनर्जन्म संभव है। डायरी के नीचे लिखा था, कोठार का तहखाना, सूर्योदय से पहले 5:05 AM, पुरानी लाल कोठी का तहखाना। लाल कोठी की दीवारें अब और भी काली थीं, जैसे सदियों से धुआं जमा हो चुका हो। तहखाने में उतरते ही हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी हो गई थी। दरवाजा बंद हुआ। पांचों अकेले रह गए, पर इस बार कोई विभाजन नहीं हुआ। सबको एक ही दृश्य दिखाई दिया। उनके सामने 5 कांच के ताबूत थे।
हर ताबूत में वे खुद लेटे हुए थे, उनकी मृतदेहें, अभिषेक की मृत छाया। उसने देखा उसकी देह मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखें बंद थीं। ताबूत पर लिखा था, जो सहता है वही मरता है। तभी उसका मृत शरीर बोल पड़ा, तू अब भी सह रहा है, सच को, दर्द को, सब कुछ। अभिषेक ने कांपती आवाज में कहा, अब नहीं, अब मैं लड़ूंगा, चाहे मर जाऊं, पर खामोश नहीं रहूंगा। ताबूत फट गया और उसकी मृत छाया गायब हो गई। अनन्या और आत्मघात की सच्चाई उसकी मृत देह की कलाई कटी हुई थी, खून सूखा हुआ था, मगर ताबूत में गूंजता रहा, तू मर चुकी है कब से। ये जो चल रही है वो तो बस एक भ्रम है। अनन्या ने पहली बार अपनी हथेलियों को देखा, उनमें जीवन की रेखा अब भी थी। अगर मैं भ्रम हूं तो मैं ही उसे तोड़ूंगी। ताबूत जल उठा और राख में बदल गया। राहुल और आत्म हत्या का अंधेरा। राहुल का मृत शरीर फांसी पर लटका था। ताबूत नहीं बल्कि रस्सी उसका कफन बनी थी। आवाज आई, तू तो पहले ही मर गया था जब तूने खुद को माफ किया। राहुल ने रस्सी को देखा, फिर खुद से कहा, माफी मेरी ताकत है, मेरी मौत नहीं। रस्सी टूट गई और शरीर जमीन पर गिरकर मिट्टी में समा गया। विशाल और अपराध का वजन उसका ताबूत सबसे भारी था और अंदर की लाश आंखें खोलकर देख रही थी। वह बोल पड़ी, तू सजा नहीं चाहता, तू बस माफी चाहता है। विशाल चिल्लाया, हां, लेकिन मैं सजा को झेलने आया हूं, माफी को नहीं मांगने। ताबूत पत्थर बनकर टूट गया। रिया और पुनर्जन्म की दस्तक उसका मृत शरीर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे श्मशान में फेंका गया था, बेजान, निर्वस्त्र, लहूलुहान। लेकिन वह मुस्कुराई, मैं मर चुकी थी और अब मैं फिर से जी रही हूं। ताबूत के चारों ओर फूल उगाए कांच पिघल गया और उसकी मृत देह धूल बन गई। तहखाने के बीच में अब एक गोल घेरे में डायरी स्वयं जल रही थी, लेकिन जलती हुई डायरी का अगला पन्ना खुद को दिखा रहा था, तुम सब अब मृत्यु से लौटे हो। अब तुम रक्षक नहीं, मार्गदर्शक हो, पर अंत अभी नहीं आया। असली शत्रु अब सामने आएगा, वही जिसने यह डायरी लिखी थी, वही जो रिया को पहली बार ले गया था, और वही जो अब लौट आया है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब खेल की अंतिम चाल शुरू होती है। पृष्ठ जैसे ही जलकर राख हुआ, एक अंधकार पूरे तहखाने में छा गया। दीवारों से खून टपकने लगा और एक विकृत सी हंसी गूंज उठी, स्वागत है मेरे संसार में। 9 अगस्त 2023 लालकोठी का तहखाना। अंधकार में विकृत हंसी गूंजी, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया, उनकी परछाइयां अलग अलग दिशाओं में खिंचने लगीं, जैसे उन्हें कोई बांट रहा हो। फिर अंधेरे से एक आकृति निकली, ना इंसान, ना आत्मा, ना कोई राक्षस। वो सिर्फ एक साया था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि सांस लेना कठिन हो गया। उसने कहा, मुझे पहचानो, मैं वो हूं जिसे तुमने हर जन्म में अनदेखा किया। मैं वो हूं जिसने यह डायरी लिखी, हर शब्द तुम्हारे खून से। डायरी की उत्पत्ति साया बोलता गया और हर शब्द के साथ दीवारें कांपने लगीं। ये डायरी कोई वस्तु नहीं, ये जीवित है। ये तुम सबके भीतर की पीड़ा, धोखा, हत्या और प्रतिशोध से बनी है। इसका हर पन्ना तब लिखा गया जब तुमने किसी को मरते देखा और कुछ नहीं किया। एक दीवार पर रक्त से दृश्य उभरा, रिया को जलती चिता में फेंका जा रहा था। फिर एक और अभिषेक की मां की मौत, अनन्या का आत्महत्या की कोशिश, राहुल का आत्मघात, विशाल का झूठ। साया चिल्लाया, ये सब मैंने नहीं किया, तुमने किया। डर की वापसी रिया आगे बढ़ी। अगर तू ही वो शक्ति है जो इस डायरी के पीछे है, तो तुझे हमने जन्म दिया, तुझे खत्म भी हम ही करेंगे। साया हंसा, क्या तुम वाकई समझते हो कि ये सब तुम्हारे बस में है? वह अचानक 5 भागों में बांट गया, 5 काले धुएं बनकर, जो सीधे पांचों के शरीर में घुस गए। आत्मा की उलट बांसी, पांचों जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही धुआं उनके भीतर घुसा, उन्हें अपने ही सबसे भयानक रूप दिखाई देने लगे। अभिषेक खुद को एक हत्यारे के रूप में देख रहा था, जिसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। अनन्या एक लाश बन गई थी, जिसे कोई याद नहीं करता था। राहुल जेल की कोठरी में बैठा था, जहां उसकी आत्मा धीरे धीरे गल रही थी।
विशाल हर दिशा में रिया की मौत का मंजर देख रहा था, हर बार एक नए तरीके से। रिया खुद को शैतान की तरह देख रही थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था और जिसे बचाया नहीं जा सकता था। दीवार पर रक्त से लिखा एक वाक्य उभरा, यदि तुम खुद को नहीं पहचानते तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। चेतना का प्रतिकार। रिया ने आंखें बंद की, अपने भीतर झांका। वहां साया नहीं था, वहां केवल उसकी पीड़ा थी, उसका सत्य। उसने उसे गले लगाया। फिर एक तीव्र प्रकाश उसकी छाती से निकला और साये को पीछे धकेल दिया। एक एक कर बाकी चारों ने भी वही किया। अपने सबसे गहरे डर को स्वीकारा और उसी से लड़कर साये को बाहर निकाला। साया चीखने लगा, यह संभव नहीं, तुम मेरी रचना हो। रिया बोली, नहीं, हम अब खुद को दोबारा लिख रहे हैं। डायरी का फटना। डायरी हवा में उठी और हर पन्ना, हर शब्द, हर रक्त की बूंद जलने लगी। लेकिन राख नहीं बनी। वो शब्द 5 रक्षकों के सीने पर लिखे गए। अब वे केवल रक्षक नहीं थे, वे लेखक बन गए थे, इस कहानी को खत्म करने वाले। तहखाने में उजाला फैल गया और साया जलकर राख हो गया। लेकिन उसकी राख से एक लाल मोती निकला, डायरी का मूल बीज। रिया ने उसे उठाया और कहा, अब ये नहीं चलेगी, हम चलेंगे। 9 अगस्त 2023 लालकोठी का तहखाना। सुबह 5:33 आम। चारों ओर फैले अंधकार के बीच वो हंसी अब और भी विकृत हो चुकी थी, जैसे किसी अनदेखी दरार से निकल रही हो। पांचों एक दूसरे के करीब खड़े थे, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया, उनकी परछाइयां अलग अलग दिशाओं में खिंचने लगीं, जैसे उन्हें कोई बांट रहा हो। फिर अंधेरे से एक आकृति निकली। ना इंसान, ना आत्मा, ना कोई राक्षस। वो सिर्फ एक साया था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि सांस लेना कठिन हो गया। उसने कहा, मुझे पहचानो, मैं वो हूं जिसे तुमने हर जन्म में अनदेखा किया। मैं वो हूं जिसने यह डायरी लिखी, हर शब्द तुम्हारे खून से। डायरी की उत्पत्ति। साया बोलता गया और हर शब्द के साथ दीवारें कांपने लगी। ये डायरी कोई वस्तु नहीं, ये जीवित है। ये तुम सबके भीतर की पीड़ा, धोखा, हत्या और प्रतिशोध से बनी है। इसका हर पन्ना तब लिखा गया जब तुमने किसी को मरते देखा और कुछ नहीं किया। एक दीवार पर रक्त से दृश्य उभरा, रिया को जलती चिता में फेंका जा रहा था। फिर एक और, अभिषेक की मां की मौत, अनन्या का आत्महत्या की कोशिश, राहुल का आत्मघात, विशाल का झूठ। साया चिल्लाया, ये सब मैंने नहीं किया, तुमने किया। डर की वापसी। रिया आगे बढ़ी। अगर तू ही वो शक्ति है जो इस डायरी के पीछे है, तो तुझे हमने जन्म दिया, तुझे खत्म भी हम ही करेंगे। साया हंसा, क्या तुम वाकई समझते हो कि ये सब तुम्हारे बस में है? वह अचानक 5 भागों में बांट गया, 5 काले धुएं बनकर, जो सीधे पांचों के शरीर में घुस गए। आत्मा की उलट बांसी। पांचों जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही धुआं उनके भीतर घुसा, उन्हें अपने ही सबसे भयानक रूप दिखाई देने लगे। अभिषेक खुद को एक हत्यारे के रूप में देख रहा था, जिसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। अनन्या एक लाश बन गई थी, जिसे कोई याद नहीं करता था। राहुल जेल की कोठरी में बैठा था, जहां उसकी आत्मा धीरे धीरे गल रही थी। विशाल हर दिशा में रिया की मौत का मंजर देख रहा था, हर बार एक नए तरीके से। रिया खुद को शैतान की तरह देख रही थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था और जिसे बचाया नहीं जा सकता था। दीवार पर रक्त से लिखा एक वाक्य उभरा, यदि तुम खुद को नहीं पहचानते तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। चेतना का प्रतिकार। रिया ने आंखें बंद की, अपने भीतर झांका। वहां साया नहीं था, वहां केवल उसकी पीड़ा थी, उसका सत्य। उसने उसे गले लगाया। फिर एक तीव्र प्रकाश उसकी छाती से निकला और साये को पीछे धकेल दिया। एक एक कर बाकी चारों ने भी वही किया। अपने सबसे गहरे डर को स्वीकारा और उसी से लड़कर साये को बाहर निकाला। साया चीखने लगा, यह संभव नहीं, तुम मेरी रचना हो। रिया बोली, नहीं, हम अब खुद को दोबारा लिख रहे हैं। डायरी का फटना। डायरी हवा में उठी और हर पन्ना, हर शब्द, हर रक्त की बूंद जलने लगी।
लेकिन राख नहीं बनी वो शब्द 5 रक्षकों के सीने पर लिखे गए। अब वे केवल रक्षक नहीं थे, वे लेखक बन गए थे, इस कहानी को खत्म करने वाले। तहखाने में उजाला फैल गया और साया जलकर राख हो गया, लेकिन उसकी राख से एक लाल मोती निकला, डायरी का मूल बीज। रिया ने उसे उठाया और कहा, अब ये नहीं चलेगी, हम चलेंगे। 9 अगस्त 2023 लाल कोठी के बाहर सुबह 6:16 हेमलाल कोठी अब ढह चुकी थी। दीवारें खुद बखुद मिट्टी में बदल गई थीं, लेकिन राख से उठते उस मोती ने सभी को जगा रखा था। मोती हाथ में लेते ही रिया को एक तीव्र कंपन महसूस हुआ और तभी सभी के सामने अचानक जमीन फटने लगी। उस लिहावट से एक सीढ़ी निकली जो जमीन के बहुत नीचे जा रही थी। एक नई दिशा, एक नई शुरुआत। अभिषेक बोला, यह डायरी का अंत नहीं था, यह तो शुरुआत थी। वे सभी सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, दीवारें बदलती गईं, उनमें अब तस्वीरें थीं, और वो तस्वीरें उनके अतीत की नहीं थीं, उनके पूर्वजों की थीं। एक रक्तरेखा जो पीढ़ियों से बह रही थी। हर पीढ़ी ने वही गलतियां दोहराई थीं, हर पीढ़ी ने उस साए को अनदेखा किया था, और हर पीढ़ी ने एक नई डायरी को जन्म दिया था। रिया बोली, हम नहीं, ये कहानी बहुत पुरानी है, हम सिर्फ आखिरी अध्याय हैं। गोपन मंदिर नीचे एक विशाल कक्ष में वे पहुंचे। वहां एक काले पत्थर का मंदिर था। मंदिर के बीचों बीच एक वेदी थी जिस पर वही लाल मोती चमक रहा था। तभी मंदिर के चारों ओर चित्र जलने लगे। वो चित्र थे डायरी के जन्म के क्षण के। एक औरत दिखाई दी, चेहरा स्पष्ट था, पर उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके पीछे 5 पुरुष खड़े थे, डर, लालच, धोखा, मौन और घृणा के प्रतीक। वही 5 ऊर्जा अब अभिषेक, अनन्या, राहुल, विशाल और रिया के भीतर थीं, लेकिन बदली हुई। अब वे डर नहीं, साहस थे, लालच नहीं, त्याग थे, मौन नहीं, सच थे। आत्मा का बलिदान मोती को वेदी पर रखते ही जमीन कांपने लगी। एक आवाज आई, वो औरत बोल रही थी, तुम में से एक को लौटना होगा, पर बाकी 4 को यहीं रहना होगा, तब जाकर ये रक्तरेखा टूटेगी। 5 स्तब्ध रह गए। रिया आगे बढ़ी, मैं जाऊंगी। मैंने सबसे अधिक खोया है, लेकिन सबसे अधिक सीखा भी है। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा, नहीं, तुझे जीना है हमारी ओर से। अंततः एक निर्णय हुआ, एक आत्मा लौटेगी, लेकिन बाकी 4 इसी स्थान की रक्षा करेंगे ताकि डायरी फिर कभी न लिखी जाए। जागृति रिया की आंखें खुली, वह अस्पताल में थी। सामने सूरज उग रहा था। नर्स बोली, तुम कोमा में थीं कई दिन से, लेकिन अब सब ठीक है। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। कहीं दूर कोई काली कोठी अब नहीं थी, लेकिन उसकी हथेली पर 5 नाम खुदे थे, एक कहानी की अंतिम पंक्ति की तरह। 10 अगस्त 2023 रिया का घर। सुबह 4:12 AM रिया की नींद टूट गई। उसके माथे पर पसीना था और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। खिड़की खुली हुई थी और बाहर सड़कों पर कोहरा फैल चुका था। टेबल पर वही डायरी रखी थी, लेकिन अब वो खाली थी, हर पन्ना साफ। पर जब रिया ने उसे छुआ, उसकी उंगलियों से खून की बूंदें टपकने लगीं और शब्द उभरने लगे, वे 4 अब तुझ में हैं। लेकिन अधूरी आत्माएं कभी चैन से नहीं रहती। छाया की वापसी। रिया ने तुरंत मोती को देखा जो अब धूसर हो चुका था। उसमें कोई चमक नहीं बची थी। तभी कमरे का आईना फड़फड़ाया और उसमें रिया की जगह एक और चेहरा दिखा, अनन्या, मगर उसकी आंखें खाली थीं। हम यही हैं रिया, पर कुछ अधूरा रह गया है। रिया डर गई, लेकिन अनन्या की आवाज करुणा से भरी थी। हमारा बलिदान सिर्फ शुरुआत थी। डायरी का बीज नष्ट नहीं हुआ, उसे किसी ने फिर से बो दिया है। पुरानी डायरी का छोर रिया को याद आया। उसकी दादी भी कुछ बड़बड़ाया करती थीं जब उनकी याददाश्त जाने लगी थी। एक रात उन्होंने कहा था, हमने जो बांधा था वो फिर खुल रहा है। रिया ने उनकी पुरानी संदूक खोली। उसमें एक और डायरी मिली। ये डायरी 1897 की थी। उसकी जिल्द खाल से बनी थी और पन्ने सूखे रक्त से। पहला वाक्य था, अगर इसे पढ़ लिया
तो इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। बीते जन्म की पुकारिया की चेतना जैसे फट गई। वो 1897 में चली गई। एक गांव, भूत गांव। वहां एक स्त्री, उसका चेहरा हूबहू रिया जैसा था, एक पेड़ से बांधी गई थी और 5 पुरुष उसकी ओर देख रहे थे। वही प्रतीक फिर से, डर, लालच, घृणा, मौन, धोखा। वो औरत चिल्ला रही थी, मेरी आत्मा को मत बांधो, तुम्हारा रक्त शुद्ध नहीं है। लेकिन फिर एक ने उसके माथे पर वही मोती रख दिया और वो औरत जलने लगी। तभी डायरी का पहला पन्ना लिखा गया। रिया की आंख खुली और उसने खुद को उसी स्त्री के घावों के साथ पाया। नई डायरी की दस्तक। रिया समझ गई, रक्तरेखा अभी टूटी नहीं। उसे अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करना होगा। हर वह आत्मा जो उस डायरी की वजह से पीड़ित हुई अब उसके भीतर है, और अगर उसने उन्हें मुक्ति नहीं दी तो वे उसे ही नष्ट कर देंगे। उसने लाल मोती को अपनी हथेली में दबाया और कहा, अब मैं सिर्फ कहानी की पात्र नहीं, लेखक भी हूं। तभी दीवार पर फिर वही वाक्य उभरा, यदि तुम खुद को नहीं पहचानते तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। लेकिन इस बार रिया ने जवाब लिखा, मैं खुद को लिखने आई हूं। 10 अगस्त 2023। रिया का घर। रात 11:45 PM। रिया अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रही थी कि अगला कदम क्या हो। तब उसकी नजर उस पुरानी डायरी पर पड़ी, 1897 वाली। उसने धीमे से डायरी के अंतिम पन्नों को पलटना शुरू किया। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक चित्र था, एक कुआं, जिसके नीचे लिखा था, जहां सब शुरू हुआ था वहीं सब खत्म होगा। भूतगांव की वापसी। रिया ने अगली सुबह उस गांव का पता निकाला। भूतगांव अब सरकारी रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन उसकी दादी की एक पुरानी तस्वीर में उस कुएं की छाया दिख रही थी। वह समझ गई उसे वहीं जाना होगा। सुबह होते ही वह रवाना हुई। दोपहर के समय वह एक वीरान क्षेत्र में पहुंची, जहां कुछ भी न था सिवाय एक जले हुए पेड़ के। पेड़ के नीचे वही कुआं था, सूखा लेकिन अब भी जिंदा। उसने डायरी और मोती को उस कुएं के किनारे रखा और जैसे ही उसने आंखें बंद की, हवा सिहरने लगी। आत्माओं का विसर्जन। चारों आत्माएं, अभिषेक, अनन्या, राहुल और विशाल प्रकट हुए। लेकिन अब वे पुराने दोस्त नहीं थे। वे बदल चुके थे, पीड़ा में घुल चुके थे। उनकी आंखों में शांति नहीं थी, सिर्फ इंतजार। रिया ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम अधूरे रह गए, पर मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं इस कहानी को पूरा करूंगी। उसने अपनी हथेली काटी और खून डायरी पर टपकाया। हर बूंद के साथ एक आत्मा शांत होती गई। अंत में मोती ने उजाला छोड़ दिया, इतना तेज कि कुएं का अंधेरा भी रोशनी बन गया। नवगाथा की शुरुआत। जैसे ही अंतिम आत्मा मुक्त हुई, रिया की आंखें सफेद हो गईं। उसकी चेतना एक विशाल पुस्तकालय में पहुंच गई, जहां हजारों डायरी थीं, हर एक आत्मा की कहानी। एक बुजुर्ग महिला वहां खड़ी थी, वही जिसकी आत्मा 1897 में बांधी गई थी। उसने कहा, अब तू लेखक है, तुझे यह सिलसिला रोकना होगा, नहीं तो हर युग में यह डायरी जन्म लेती रहेगी। रिया ने पूछा, कैसे? महिला ने उत्तर दिया, हर कहानी को दोबारा लिख, पर सत्य के साथ, भय के नहीं। जागृति। रिया की आंखें खुली। कुआं अब बंद हो चुका था। पेड़ की राख उड़ रही थी और उसके पास अब एक नई डायरी थी, सफेद पन्नों वाली। पहले पन्ने पर उसने लिखा, ये कहानी यहां नहीं खत्म होती, ये वहीं शुरू होती है जहां कोई उसे दोहराने की कोशिश करे। और उसने डायरी बंद कर दी, पहली बार खून के बिना। 11 अगस्त 2023। रिया का घर। रात 2:30 AM। रिया के हाथ में नई डायरी थी, जो पूरी तरह से सफेद पन्नों वाली थी। वो समझ गई थी कि अब कहानी का अंतिम अध्याय शुरू होने वाला है। अब उसे खुद से लड़ना था, अपनी आंतरिक शंकाओं, भय और उन अधूरी आत्माओं के भूत से जो अभी भी उसके साथ थे। कमरे की दीवारों पर स्याह छाया फैल गई। अचानक डायरी के पन्नों पर लिखने लगी, बिना उसकी इच्छा के, पुरानी डायरी की उन अधूरी कहानियों की पुनरावृत्ति। रिया ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, मैं इस डर को खत्म करूंगी, मैं इसे अपने शब्दों से मिटा दूंगी। भीतर का युद्ध। उसने अपनी लेखनी उठाई और डायरी पर लिखना शुरू किया।
हर शब्द उसके दिल की आवाज बन गया। हर पन्ना वह डर, लालच, धोखा और घृणा को मिटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह लिखती गई, कमरे में एक ठंडी हवा आई। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। अंधेरा गहरा होता गया। आत्माओं ने एक अंतिम बार हमला किया। वे उसकी चेतना में घुसने लगीं, अपनी दर्दनाक आवाजों में कह रही थीं, तुम हमें नहीं छोड़ सकती। निर्णय का पल रिया ने आंखें बंद कर अपने भीतर छिपी शक्ति को महसूस किया। उसने कहा, तुम्हारे दर्द को मैं समझती हूं, लेकिन अब तुम मुझसे दूर हो। अचानक डायरी से तेज रोशनी निकली। वे आत्माएं शांति की ओर बढ़ गईं और एक एक कर गायब हो गईं। नई सुबह जब सुबह हुई, रिया ने डायरी को देखा। वह पूरी तरह खाली थी, लेकिन अब उसमें कोई खून नहीं था, कोई डर नहीं। डायरी ने अपनी असली पहचान खो दी थी। अब वह सिर्फ एक किताब थी जो कहानियों को सहेजती थी, न कि आत्माओं को बांधती। रिया ने मुस्कुराते हुए डायरी को अलमारी में रखा और बाहर निकल गई जीवन के नए सफर पर। 12 अगस्त 2023, नया दिन, नया जीवन। रिया ने सुबह की पहली किरणों को देखा जो उसके कमरे की खिड़की से छन कर आ रही थीं। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह महसूस कर रही थी कि अब वह अतीत के भूतों से मुक्त हो चुकी थी। डायरी अब सिर्फ एक खाली किताब थी जिसमें न तो खून था न कोई भय। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी और रिया ने इसे अपनी पूरी मेहनत से खत्म किया था। नई शुरुआत। रिया ने अपने आप से वादा किया कि अब वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगी। उसने डायरी को अलमारी में संभाल कर रखा और बाहर खुली हवा में गहरी सांस ली। उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी जो डर को मात दे चुकी थी। डायरी का अंतिम पन्ना। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक नया वाक्य उभर आया, हर अंत एक नई शुरुआत है। अब तुम उस शुरुआत की कहानी खुद लिखो। रिया ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों को फोन किया जिन्होंने उसका हर कदम साथ दिया था। अब वह अकेली नहीं थी। इस तरह खून से लथपथ वो डायरी की कहानी खत्म हुई। एक ऐसी डायरी की जो केवल खून नहीं बल्कि आत्माओं के दर्द को भी संजोती थी। और रिया ने साबित कर दिया कि डर को केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि हिम्मत और विश्वास से भी हराया जा सकता है।